हमारी इस नई और बेहद रोमांचक गहन चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय वाकई बहुत ही खास है, जिसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा, एक स्वर्णिम यात्रा। जी बिल्कुल। और मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये यात्रा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में राजा महाराजा, बड़े बड़े साम्राज्य, तलवारें और बस युद्ध की कहानियां ही आती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास अध्ययन के लिए जो ऐतिहासिक दस्तावेज, प्राचीन पांडुलिपियां और चित्र हैं, वे हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सही कहा। वे हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल और उसके आगे तक की एक ऐसी यात्रा कराते हैं जो महलों या युद्ध के मैदानों की नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये प्रयोगशालाओं, वेधशालाओं और शल्य चिकित्सा कक्षों की यात्रा है। और आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन ही ये स्थापित करना है कि प्राचीन भारत का इतिहास केवल सत्ता और संघर्ष तक सीमित नहीं था। और ऐसी अद्भुत खोजों का इतिहास है जिस पर आज की पूरी आधुनिक दुनिया खड़ी है। और इस रोमांचक यात्रा में शामिल होते हुए मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हम जिन दस्तावेजों पर आज चर्चा कर रहे हैं, वे सचमुच आंखें खोलने वाले कैसे हैं। जब हम इन प्रलेखों की गहराइयों में उतरते हैं तो पाते हैं कि गणित, चिकित्सा और वास्तुकला का ये अद्भुत संगम महज बीता हुआ कल नहीं है। ये एक ऐसी जीवित परंपरा है जिसने सदियों तक ज्ञान की लौ को जलाए रखा। हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि जिन सिद्धांतों को आज के दौर का एकदम नया आविष्कार मान लिया जाता है, उनके बीज इस उपमहाद्वीप में सदियों पहले ही बो दिए गए थे। बिल्कुल। और ये चर्चा केवल तथ्यों को दोहराने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सोच और उस नजरिए को समझने के बारे में है जिसने इतनी महान खोजों को जन्म दिया। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसके बिना शायद आज की डिजिटल दुनिया, कंप्यूटर या अंतरिक्ष विज्ञान का अस्तित्व ही नहीं होता। शून्य। 598 ईस्वी के आसपास महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक शून्य को शायद सिर्फ एक खालीपन या कुछ न होने की स्थिति माना जाता था। हाँ, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने इसे मात्र एक खालीपन नहीं बल्कि एक बाकायदा संख्या का दर्जा दिया। दस्तावेजों को पढ़ते हुए ये समझना बहुत ही अद्भुत लगता है कि उन्होंने स्पष्ट किया कि शून्य को किसी भी अन्य संख्या की तरह जोड़ा, घटाया या गुणा किया जा सकता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि यह एक बहुत बड़ी वैचारिक और दार्शनिक क्रांति थी। कल्पना कीजिए, कुछ नहीं को एक ठोस गणितीय पहचान देना। सच में, शून्य को सिर्फ एक अवधारणा से निकालकर एक ऐसी संख्या बना देना जिसके अपने नियम हो। बिल्कुल, यही वो कदम था जिसने आगे चलकर बीजगणित और कैलकुलस के लिए दरवाजे खोले। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या होगा या शून्य को शून्य से जोड़ने पर क्या परिणाम आएगा, ये सब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नाम के ग्रंथ में बाकायदा सूत्रबद्ध किया गया। और इसी ग्रंथ में एक और बड़ी खोज का विस्तार से वर्णन है, चक्रीय चतुर्भुज। जी। जो लोग गणित में रुचि रखते हैं वे जानते होंगे कि यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोने एक वृत्त की परिधि को छूते हैं। ब्रह्मगुप्त ने इसके क्षेत्रफल को निकालने का जो सटीक सूत्र दिया, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही उन्नत गणित था। और अगर हम इसे व्यावहारिक नजरिए से देखें तो चक्रीय चतुर्भुज का ये सूत्र केवल कागज पर हल करने वाली कोई पहेली नहीं थी। तो इसका असल इस्तेमाल कहाँ होता था? इसका सीधा उपयोग भूमि के मापन, कृषि क्षेत्रों के बंटवारे और बड़ी इमारतों के निर्माण में होता था। सटीक क्षेत्रफल निकाले बिना कोई भी भव्य निर्माण संभव नहीं था। हाँ, गणित के इन सूत्रों से आगे बढ़कर जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वराह मिहिर का नाम इन दस्तावेजों में बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। उनकी लिखी पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता को तो खगोल विज्ञान का विश्वकोश माना जाता है। वराह मिहिर के काम को गहराई से देखने पर दो बहुत बड़े रहस्योद्घाटन सामने आते हैं। पहला है मेरु प्रस्तार, जिसे आज पूरी दुनिया पास्कल त्रिकोण के नाम से जानती है। ब्लेज पास्कल से सदियों पहले? जी हाँ, ब्लेज पास्कल से सदियों पहले वराह मिहिर ने संख्याओं के इस पिरामिड जैसी संरचना का उपयोग किया था। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में संस्कृत काव्य के छंदों की मात्राओं को गिनने और उनके अलग अलग संयोजन बनाने के लिए होता था। गणित और साहित्य का ऐसा मेल दुर्लभ है। अद्भुत। और दूसरी बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी उनकी ये खोज कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। बिल्कुल। मतलब दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने अपनी गणनाओं से ये सिद्ध किया कि चंद्रमा केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है।
सोचिए, उस समय ना तो कोई आधुनिक टेलीस्कोप था और ना ही कोई सैटेलाइट। हाँ, केवल धरती पर बैठकर गणितीय गणनाओं, ग्रहणों के अध्ययन और छाया के कोणों को मापकर इतने सटीक निष्कर्ष पर पहुंचना मानवीय मेधा का एक चरम है। यही वो वैज्ञानिक नजरिया था जो हर प्राकृतिक घटना के पीछे के तर्क को खोज रहा था। वराहमिहिर हों या आर्यभट्ट, इन्होंने मिथकों से अलग हटकर ब्रह्मांड के रहस्यों को विशुद्ध गणित और भौतिकी के चश्मे से देखा। और ब्रह्मांड के इन विशाल रहस्यों से निकलकर जब इन प्राचीन विद्वानों ने इसी वैज्ञानिक नजरिए से खुद इंसान के शरीर के भीतर झांका, तो नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। चलिए फिर महर्षि चरक की बात करते हैं और चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा की जिसे आयुर्वेद कहा जाता है। जी। आज के समय में हर बड़ा डॉक्टर कहता है कि इलाज करने से बेहतर है कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। चरक संहिता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट होता है कि महर्षि चरक ने इसी निवारक चिकित्सा सिद्धांत को उस प्राचीन काल में ही चिकित्सा का सबसे अहम हिस्सा मान लिया था। उनका पूरा जोर इसी बात पर था कि इंसान बीमार पड़े ही क्यों। जी हाँ, और उनका ये सिद्धांत उनके प्रसिद्ध त्रिदोष सिद्धांत में बहुत गहराई से बसा हुआ है। चरक संहिता के अनुसार हमारे शरीर का पूरा संचालन 3 मूल दोषों वात, पित्त और कफ पर निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ। ठीक है। वात का संबंध शरीर की गति और ऊर्जा से है, पित्त का संबंध पाचन और चयापचय से है और कफ का संबंध शरीर की संरचना और स्थिरता से है। चरक के अनुसार स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जा सके। स्वास्थ्य इन तीनों दोषों के बीच का एक प्राकृतिक संतुलन है। और जब किसी गलत खान पान या जीवन शैली के कारण ये संतुलन बिगड़ता है, तभी बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं। ये इंसान के शरीर को एक मशीन की तरह न देखकर प्रकृति के साथ जुड़े हुए एक पूरे तंत्र की तरह देखने का नजरिया था। बिल्कुल सही। इसके साथ ही मुझे चरक संहिता में दर्ज चिकित्सा नैतिकता के नियम बहुत प्रभावशाली लगे। एक वैद्य को हमेशा सीखते रहना चाहिए, उसे अपने रोगी की बातों को पूरी तरह गुप्त रखना चाहिए और सेवा भाव को सबसे ऊपर रखना चाहिए। आज की चिकित्सा शपथों में भी तो यही मूल भावना होती है। चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी गई थी। हाँ। और जब इस जिम्मेदारी को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के स्तर पर ले जाया गया तो आचार्य सुश्रुत का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। सुश्रुत संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, ये शल्य चिकित्सा का एक ऐसा विस्तृत मैनुअल है जिसे देखकर आज के सर्जन भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सही कहा आपने। सुश्रुत संहिता में 1120 बीमारियों और लगभग 700 औषधीय पौधों का जो बारीक वर्गीकरण किया गया है, वो किसी भी आधुनिक मेडिकल डिक्शनरी को टक्कर दे सकता है। जी। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है राइनोप्लास्टी का विस्तृत वर्णन, यानी कटी हुई नाक का पुनर्निर्माण। दस्तावेज बताते हैं कि सुश्रुत इसके लिए गाल की त्वचा का उपयोग करते थे। ये तो सच में चौंकाने वाला है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ त्वचा का एक टुकड़ा काटकर दूसरी जगह चिपकाने का काम नहीं था। तो ये कैसे होता था? आचार्य सुश्रुत जानते थे कि अगर गाल की त्वचा को पूरी तरह काटकर अलग कर दिया जाए तो वो मृत हो जाएगी। इसलिए वे त्वचा को एक तरफ से गाल से जुड़ा रहने देते थे ताकि वहां से रक्त का संचार होता रहे और उसे मोड़कर नाक के आकार में ढाल देते थे। बाप रे, रक्त वाहिकाओं और शरीर की संरचना की इतनी गहरी समझ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। और वो भी तब जब आज के जैसी कोई एनेस्थीसिया या बेहोश करने की दवा मौजूद नहीं थी। वे दर्द को कम करने के लिए विशेष प्रकार की हर्बल मदिरा का उपयोग करते थे। इसके अलावा उनके सर्जिकल उपकरणों का जो वर्णन है वो भी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने जानवरों और पक्षियों की चोंच के आकार के आधार पर 100 से भी ज्यादा उपकरण बनाए थे। हाँ, जैसे किसी चीज को मजबूती से पकड़ने के लिए गिद्ध की चोंच के आकार का उपकरण, जिसे हम आज की आधुनिक चिमटी या फोसेप्स से जोड़कर देख सकते हैं। कमाल है। सुश्रुत की महानता केवल चीरफाड़ या उपकरणों तक ही सीमित नहीं थी। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने इलाज को एक समग्र अनुभव माना। उन्होंने सफल उपचार के 4 आधार स्तंभ स्थापित किए थे। हाँ, दस्तावेजों में उन 4 आधार स्तंभों का जो जिक्र है वो किसी भी आधुनिक अस्पताल के प्रबंधन का मूल मंत्र लगता है। बिल्कुल। पहला स्तंभ है एक ज्ञानी और कुशल वैद्य। दूसरा है एक सकारात्मक रोगी। तीसरा है उचित औषधि और चौथा है समर्पित परिचारक। मुझे इसमें सकारात्मक रोगी वाला पहलू सबसे ज्यादा मानवीय और मनोवैज्ञानिक लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आज का आधुनिक मनोविज्ञान भी यही मानता है कि रोगी की अपनी इच्छा शक्ति और उसकी सकारात्मक मानसिक स्थिति
उसके ठीक होने की गति को दुगना कर सकती है। तो मतलब उन्होंने माइंड बॉडी कनेक्शन को भी समझ लिया था। आचार्य सुश्रुत ने सदियों पहले ये समझ लिया था कि आप केवल शरीर का इलाज नहीं कर सकते। जब तक मरीज भीतर से ठीक होने का संकल्प ना ले, तब तक सबसे अच्छी दवा भी काम नहीं करेगी। सही बात है। इसके साथ ही समर्पित परिचारक का महत्व यो बताता है कि सर्जरी के बाद की देखभाल यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर को कितना जरूरी माना गया था। शरीर को इतनी गहराई से समझने का ही नतीजा था कि उन्होंने मानव शरीर की अस्थियों का यानी हड्डियों का भी बहुत ही सटीक वर्गीकरण किया था। जी, उन्होंने हड्डियों को उनके आकार और काम के आधार पर कपाल मतलब चपटी हड्डियां, तरुण लचीली हड्डियां या कार्टिलेज और नलक लंबी और नलिका जैसी हड्डियों में बांटा था। ये बिना शवों के सूक्ष्म अध्ययन के संभव ही नहीं था। बिल्कुल। और इस स्तर का रचनात्मक और संरचनात्मक ज्ञान केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। जब इन प्राचीन विचारकों और इंजीनियरों ने इसी गणितीय सटीकता, ज्यामिति और भौतिकी को पत्थरों पर उकेरने का फैसला किया, तो वास्तुकला के ऐसे प्रतिमान गढ़े गए जो आज भी तूफानों और भूकंपों के बीच सीना ताने खड़े हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मानव शरीर की जटिल एनाटॉमी से निकलकर वास्तुकला और इंजीनियरिंग की इस दुनिया में आना एक बहुत ही स्वाभाविक बदलाव लगता है। हाँ, वास्तुकला ने विज्ञान को एक भौतिक रूप दिया। 6ठी शताब्दी के बाद भारतीय मंदिर वास्तुकला मुख्य रूप से 3 शैलियों में विकसित हुई: नागर, द्रविड़ और बेसर। दस्तावेजों के अनुसार उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक नागर शैली का विस्तार हुआ। जी, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली फली फूली और मध्य भारत में इन दोनों के खूबसूरत मिश्रण से बेसर शैली का जन्म हुआ। इन मंदिर शैलियों का अध्ययन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये केवल पूजा करने के स्थान नहीं थे, ये ज्यामिति, ध्वनि विज्ञान और इंजीनियरिंग के मास्टरपीस थे। अच्छा, नागर शैली की क्या खासियत थी? अगर हम नागर शैली की बात करें तो इसका आधार आमतौर पर वर्गाकार होता था। गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती थी, उसे मंदिर की आत्मा माना जाता था। हाँ, उस गर्भगृह के ठीक ऊपर एक वक्राकार या घुमावदार शिखर ऊपर की ओर उठता था, जो पर्वत की चोटी का प्रतीक था। उस शिखर के बिल्कुल शीर्ष पर आमलक और उसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता था। गर्भगृह के बाहर मंडप और परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। इसके कुछ उदाहरण? उड़ीसा के मंदिर और गुजरात के लाट क्षेत्र के मंदिर इस शैली के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। और जब हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं तो द्रविड़ शैली की भव्यता एक बिल्कुल ही अलग स्तर की इंजीनियरिंग का परिचय देती है। बिल्कुल। यहाँ नागर शैली के घुमावदार शिखर के बजाय एक पिरामिड के आकार का सीढ़ीदार विमान होता है। लेकिन द्रविड़ शैली की जो चीज दूर से ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका विशाल और अत्यधिक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है। जी हाँ, गोपुरम तो इन मंदिरों की पहचान है। साथ ही इन मंदिरों के परिसर के भीतर विशाल जलकुंड और ऊंची चारदीवारी का होना इनकी खास पहचान थी। द्रविड़ शैली के विकास में पल्लव और चोल साम्राज्यों का योगदान ऐतिहासिक प्रलेखों में बहुत प्रमुखता से दर्ज है। पल्लव साम्राज्य ने 275 से 897 ईस्वी के बीच इस वास्तुकला की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर। जी, महाबलीपुरम के एकाशम रथ इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। एकाशम का मतलब है एक ही विशाल चट्टान। शिल्पकारों ने पत्थरों को जोड़कर मंदिर नहीं बनाए, बल्कि एक ही पहाड़ जैसे पत्थर को तराश कर उसमें से मंदिर को प्रकट किया। ये तो अद्भुत है। वहां की रॉक कट गुफाएं इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है और इसी कारण यूनेस्को ने महाबलीपुरम को विश्व धरोहर घोषित किया है। इसके बाद जब चोल साम्राज्य का दौर आया तो उन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर बनाकर इस शैली को एक ऐसे चरम पर पहुंचा दिया जहां मूर्तिकला और वास्तुकला आपस में घुल मिल गई। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पढ़ते हुए एक बात बहुत ही हैरान करती है। कौन सी? उसके शिखर पर रखा हुआ पत्थर लगभग 80 टन का है। आज भी बिना भारी क्रेन के 80 टन के पत्थर को इतनी ऊंचाई पर ले जाना लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, ये कोई आसान काम नहीं था। प्राचीन इंजीनियरों ने इसके लिए कई किलोमीटर लंबा एक रैंप बनाया था और हाथियों की मदद से उसे ऊपर चढ़ाया था। ये सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उस समय के लोगों के आत्मविश्वास और गणितीय गणनाओं का वजन था। सही कहा। खैर, उत्तर की नागर और दक्षिण की द्रविड़ शैली के बाद चालुक्यों द्वारा विकसित बेसर शैली की बात भी बहुत अहम है। बेसर शैली दरअसल इन दोनों शैलियों का एक बहुत ही व्यावहारिक और सुंदर मिश्रण है। हाँ, इसका आधार कई बार वर्गाकार न होकर गोलाकार या अर्धगोलाकार भी होता था,
जैसे वृंदावन का वैष्णव मंदिर। बिल्कुल। और जब वास्तुकला, इंजीनियरिंग और आत्मविश्वास के चरम की बात हो रही हो, तो हम रॉक कट चमत्कारों को कैसे भूल सकते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर इसका सबसे बड़ा और सबसे विस्मयकारी प्रमाण है। कैलाश मंदिर, हाँ। वास्तुकला का सामान्य नियम यह है कि इमारत नीचे से ऊपर की ओर बनती है, पहले नींव, फिर दीवारें और अंत में छत। लेकिन कैलाश मंदिर को बनाने वाले इंजीनियरों ने पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटना शुरू किया। वाकई, ऊपर से नीचे की तरफ खुदाई करते हुए एक पूरा का पूरा मंदिर उकेड़ देना, ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी हाँ। ऊपर से खुदाई करते समय अगर छीनी की एक भी चोट गलत लग जाती तो पूरा का पूरा डिजाइन बर्बाद हो सकता था, क्योंकि आप पत्थर वापस नहीं जोड़ सकते थे। मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश शून्य थी। इसके लिए कितनी सटीक 3D स्थानिक योजना और असीम धैर्य की जरूरत पड़ी होगी, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखें तो शून्य की खोज से लेकर पास्कल त्रिकोण के पूर्व रूप तक, गाल की त्वचा से राइनोप्लास्टी करने से लेकर ऊपर से नीचे तक पहाड़ काटकर मंदिर बनाने तक, ये सब एक ही कहानी कहते हैं कि भारत की ये विरासत केवल बीता हुआ इतिहास या संग्रहालयों में रखी हुई कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, ये वो मजबूत नींव है जिस पर आज का आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक खड़ी है। ये जानकारी आज हम सबके लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें सोचने के एक नए तरीके से परिचित कराती है। सही कहा। ये सिखाती है कि इतिहास को केवल साहित्य या कला के नजरिए से ही नहीं, बल्कि एक विशुद्ध वैज्ञानिक नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। जब अतीत की इन वैज्ञानिक उपलब्धियों को समझा जाता है तो भविष्य के नवाचारों के लिए एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा होता है। और जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या? जरा इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। यदि प्राचीन काल में इतनी उन्नत तकनीक, शरीर विज्ञान की इतनी गहरी समझ और बिना मशीनों वाली इतनी अचूक वास्तुकला मौजूद थी, जो किसी कारणवश सदियों तक दुनिया की नजरों से या तो छिपी रही या भुला दी गई, तो आज के समय की ऐसी कौन सी रहस्यमयी बीमारियां या इंजीनियरिंग की पहेलियां हो सकती हैं, जिनके जवाब शायद अभी भी किसी पुरानी, अनसुलझी और धूल खा रही पांडुलिपि के पन्नों में हमारे द्वारा डिकोड किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही शानदार विचार है। क्या पता कल का कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार अतीत के ही किसी पन्ने से निकलकर सामने आए। बिल्कुल संभव है। इसी रहस्यमयी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खोजते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जगाए रखिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।